today we have a very different story to share with you. This is coming from my hometown Lucknow. A man who is helping others to get the success in their dreams, carving and supporting them all sides and corner to get them success in their dream. Anand Krishnan is a person who comes from a small town called Jaunpur, interior of UP. Anand is a CEO of Purple Media Production, a media company known for producing, distributing content across various platforms, including television show, films, corporate, and digital content. And most important, how he is living his own dreams. Let's explore with him. So welcome Anand to share your success story and the sparing your time to talking with us. So Anand, मुझे आपकी जो स्टोरी है ना लोगों को हेल्प करने की आपसे सुननी है. मैंने सुना आपने अपना जो करियर था इसका एडवर्टाइजिंग एजेंसी से शुरू किया. देखिए, बहुत एडवर्टाइजिंग तो जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब चीज़ें समझ में आती है, जिसे बोलते हैं जब हम होश संभालते हैं तो दुनिया और दुनियादारी समझ में आती है. दूसरों को हेल्प करने की, दूसरों को सहायता करके आगे बढ़ाने की जो एक इंस्टिंक्ट है या एक शौक़ है आप कह लीजिए, वो अब आदत में बदल गया है या मेरा कैरेक्टर हो गया है. क्या वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हैं जो मेरे माताजी और पिताजी से मिले, क्योंकि उनका ये कहना था कि जीवन में कभी भी रहो, कहीं भी रहो, और किसी की भी अगर मदद कर सकते हो तो ज़रूर खड़े हो और ज़रूर मदद करो जितनी कर सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कुछ तुम्हें देगा ये सोचे बगैर या उससे तुम्हें कोई फ़ायदा है. सड़क पे चलते भी अगर किसी को मदद चाहिए तो उसकी मदद करो. शायद वही संस्कार थे जो मुझे यहाँ तक ले आए और लोगों को जहाँ तक तन मन धन हर तरीके से मैंने सपोर्ट किया है. मतलब ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी लेकिन आप यहाँ मुझे लेकर के आए हैं ऑडियंस के सामने, थैंक यू. शायद मैं पहली बार इस तरीके से अपनी बात कह पाऊँगा. हमारी खुशकिस्मती है आपने अपना टाइम निकाला आनंद भाई. एंड मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी लोगों को पता चले, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है. बहुत लोगों को आपने उनके सपनों को जीने की उम्मीद जताई और उनको सक्सेसफुल किया. अभी इंटरव्यू के पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एक नाम, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बिकम अ सक्सेस वॉइस ओवर इन बॉम्बे, है ना. यू प्रमोटेड मैनी एक्ट्रेसेस फ्रॉम लखनऊ. बहुत सारे हैं लखनऊ से जो लोग यहाँ पर गए, मुंबई गए यहाँ से, क्योंकि उस समय लखनऊ में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं हुआ करता था. एज सच इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो बहुत कम प्रोडक्शंस यहाँ पर आते थे और ले दे करके कुछ दूरदर्शन या इस तरीके के प्रोडक्शन होते थे, तो उनके साथ भी मैं जुड़ा रहा. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बचपन में मुझे मालूम चलता था कि कहीं पर शहर में शूटिंग हो रही है. कभी हिंदी की भी होती थी, कभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की भी आती थी, टीम आती थी. तो मुझे जैसे मालूम चलता था तो मैं चोरी छुपे जैसे भी करके अपनी एक छोटी सी साइकिल लेकर के और वहाँ पहुँच जाता था. कई बार तो घर में डांट पड़ जाती थी कि कैसे चले गए इतनी दूर, क्योंकि मदर फादर बट ऑब्वियस बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए, तो या किसी को साथ ले करके जाते हैं. लेकिन मुझे जैसे ही मालूम चलता था मैं अपना धीरे से दाएं बाएं करके, या स्कूल से लौटते समय मालूम चला तो फिर हम साइकिल हमारी उस तरफ चली जाती थी और फिर वहाँ बैठ के देखते थे. मतलब आर्टिस्ट को देखने का कोई शौक़ नहीं था, शौक़ ये था कि लोग काम कैसे करते हैं, हाउ थिंग्स वर्क, प्रोडक्शन कैसे होता है. कुछ ये था, कह लीजिए आप, दिमाग में था, गॉड गिफ्टेड था. कहीं कोई कलाकार छुपा हुआ था जो, या कहीं कोई ऐसा अंदर इंस्टिंक्ट था, कोई जज्बा था कुछ सीखने का, कुछ करने का, ख़ास तौर से इस फील्ड में. तो बहुत कुछ मैंने वहाँ पे बिना कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग जैसा नहीं था, हाँ. लेकिन जा करके ऑब्ज़र्व करके वो जो टेक्नीशियंस थे उनके पास खड़े होते थे, बात करते थे,
उनसे पूछते थे कि ये क्या है, इक्विपमेंट्स के बारे में पूछते थे, क्यों यूज़ होता है, ऐसा क्या होता था। आर्टिस्ट को देखते थे कि कितने डिवोशन के साथ वो काम कर रहे हैं, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद भी फिर वो शॉट दे रहे हैं उस तरीके से, और कितना अपना 100% दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंस्पायर करती थी और बड़ा मोटिवेशन होता था। तब समझ में आता था कि प्रोडक्शन किसी चीज़ का करना एक ऐसा नहीं है जो हमें दिख जाता है कि एक अगर 15-20 सेकंड का ऐड दिख रहा है और तो ऐसा नहीं है कि उसको शूट होने में 2 ही मिनट में शूट हो गया है। दिनों लग जाते हैं चीज़ों को करने में, प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक, और फिर स्क्रीन पे आने में। तो ये सब चीज़ें बहुत समझने में हेल्प मिली। जो फ्लेयर था वो वहीं जा रहा था कहीं ना कहीं। तो जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, कोई बड़े बुजुर्ग आते थे, कुछ पैसे दे के जाते थे, जैसे यूजुअली हमारे यहाँ होते हैं। ट्रेडिशन है घर में। हाँ, हजरतगंज मार्केट में एक शॉप लगती थी, वहाँ जाता था। वहाँ से A&M मैगज़ीन, जो एडवर्टाइजिंग की मैगज़ीन होती थी, जिसको बहुत से लोग नहीं जानते थे, वो मैं ख़रीद के लाता था। उस ज़माने में मुझे लगता है कोई 20-25 रुपए की मिलती थी, और 20-25 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम। तो कई दिन का कलेक्शन करना पड़ता था, फिर उसे ले करके जाना पड़ता था। और कोई शौक़ ऐसा था नहीं मेरा, तो मेरा एक ही शौक़ था, तो वो मैगज़ीन्स वहाँ लेता था। जो मैगज़ीन्स नहीं ख़रीद सकता था क्योंकि घर में बोल नहीं सकता था उसको, ऑल्दो घर में सब कुछ था, सारा सब कुछ था, लेकिन शायद इस पर लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, या उनको समझ में नहीं आता, या पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो वो जो शॉपकीपर थे, उनसे टाइम ले करके हम खड़े होकर के वहाँ पे बहुत सी मैगज़ीन जो नहीं खरीद सकते थे, वो वहाँ देख के आते थे, पढ़ के आते थे, समझ के आते थे। तो वो जो मैगज़ीन खरीदते थे आप, एडवर्टाइजिंग की स्टार्ट, आपका जो बिजनेस था, करियर था, वहीं से शुरू हुआ? नहीं, वो यू स्टार्टेड विद द एडवर्टाइजिंग ओनली, राइट? हाँ, लेकिन वो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बहुत यंगर उसकी बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूलिंग के टाइम की बात बता रहा हूँ। तभी मुझे मालूम था कि इंडिया में कौन कौन सी बढ़िया एजेंसीज़ हैं, ऐड एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं। मैं उनके डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करता था, क्या मैसेजिंग है, क्या कॉपी लिखा गया है, वो सारी चीज़ों पे हम कहीं ना कहीं उसको देखते रहते थे, समझते रहते थे। या अगर पिक्टोरियल कुछ प्रेजेंटेशन है तो वो भी समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि फ़ोटोग्राफी में भी शौक़ था। एक घर पे एक कैमरा हुआ करता था, हमारे फादर, उनको भी शौक़ था, MS लाल साहब। तो एक ल्यूबिटल का कैमरा था 120 mm का। बहुत तो पुराना। फिर वही पैसे इकट्ठे करते थे, 17-17 रुपये का उसका रोल आता था, जिसमें 12 फ़ोटो खींचते थे। तो वो बस वही पैसे बचा करके एक तो मैगज़ीन खरीदी जाती थी, दूसरा रोल ख़रीदा जाता था। उसके बाद फिर उसी कैमरे में एक्सपेरिमेंट्स होते थे, तमाम घर भर के एक्सपेरिमेंट्स। भाई बहन को मॉडल बना के कहीं लाइट एंड शेड का कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कहीं अपने पेट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और फिर उसके बाद होता था कि तुरंत उसे डेवलप कराना है। तो ये एक जुनून टाइप का रहता था, बाकी बच्चों से अलग। वो कोई टेबल टेनिस खेलता था, कोई बैडमिंटन खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता, हम भी खेलते थे, लेकिन वो टाइम जो बचता था उसमें करते थे, बाकी टाइम इसमें लगे रहते थे। ये इस तरीके का शौक़ था। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। फिर आगे चल करके पढ़ाई लिखाई के बाद में जब दुनिया में आए, कह लीजिए, तो दूरदर्शन के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म वही था। दूरदर्शन के लिए मैंने कई सारे आर्टिस्ट भी तैयार करे यहाँ के लोकल, जिन्होंने वहाँ पे काम किया। और काफ़ी सारे, मतलब आप ये सोचिए कि मैं इतना जुड़ गया था, एडिटिंग सीखा मैंने, एडिटिंग बैठ के। तो एक समय ऐसा हो गया था कि हर दिन मेरा नाम किसी न किसी प्रोग्राम में स्क्रीन में फ्लैश करता ही करता था, और सब कुछ सीखने का जज्बा था। कोई पैसे का कोई कमिटमेंट नहीं था, ना कोई उसका लालच था। जो अगेन वही जो हमारे बड़ों ने सिखाया कि काम पे ध्यान रखो, पैसा अपने आप आएगा। तो मैं देखा जब आप हमारे स्टूडियो आए, आप बड़ी गाड़ी से आया। आई हैव सीन आनंद भाई साइकिलिंग कर रहा है, पैडल मार के। नहीं, वो भी समय था, और आज वो भी समय था, वेरी हैप्पी, वो भी समय था। और समय मैंने बहुत देखा है, संघर्ष बहुत किया है, जिसने मुझे मजबूत बनाया है। टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा, क्योंकि बीच में एक समय ऐसा भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ऐसा होता था कि काम चल रहा था, अपना काम जब करते हैं तो कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ऐसा भी होता था कि जेब में 10 रुपये बचे हैं और घर का बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो
फिर अब प्रायोरिटी देखी जाती थी कि बल्ब तो लगाना है, कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो वो 10 रुपये भी ख़त्म हो जाते थे। कभी कभी पैसे बचते थे तो उसको हम खर्च कर देते थे कि अगर 10 रुपये बचे तो उसे खर्च कर दो, जब नहीं होगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इस तरीके का काम को लेके, पैसे को लेकर के फिर बॉम्बे कनेक्ट हुआ, काफ़ी लोगों से कनेक्शन हुए, एडवर्टाइजिंग में सारे जो एवेन्यूज़ हैं वो मैंने एक्सप्लोर करे, चाहे वो ऑडियो विजुअल से रिलेटेड हो, चाहे आउटडोर से रिलेटेड हो। जो किया वो पूरे जतन और लगन के साथ किया। ये हमेशा रहा कि मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आती, लोग यूपी से, लखनऊ जैसे शहर से बॉम्बे जाते हैं स्ट्रगल करने के लिए और नाम ढूंढते हैं कि किससे कनेक्ट करें। मैंने देखा ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि लोग बॉम्बे से आते हैं प्रमोशन करने के लिए और आपका नाम ढूंढ के आते हैं कि भैया हमको वो आदमी चाहिए, हमारा मतलब प्रोडक्शन का प्रमोशंस कराना है। और आप तो मतलब प्रमोशन का जो स्टाइल है और मीडिया से जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं, आई मीन अमेजिंग। एंड लखनऊ जैसी जगह में इतना कनेक्ट रहना लोगों से, आई थिंक लखनऊ का कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई ऐसा न्यूज़ मीडिया हाउस होगा जो आपका नाम ना पहचानता हो। सो आई मीन थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपका नाम मुंबई जैसी जगह में जाके ऐसा कैसे हो गया कि लोग आपको ढूंढ के आते हैं यहाँ पे? देखिए, ये आपने मेरी दुखती रग पकड़ ली। दुखती रग हुआ करती थी कभी। रीज़न ये था कि जिस समय एक उम्र के बाद में, अनुभव के बाद में आदमी के सपने होते हैं कि चलो वो बॉम्बे जाके हो गए, वो मुंबई जो है सपनों की माया नगरी है, तो मेरा भी था ये। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां, पेरेंट्स यहाँ पर थे और शादी वादी भी हो गई थी, तो हमारे साथ के जो लोग थे वो वहाँ चले गए। मुझे लगा कि हमारी प्रायोरिटी पहले अपनी फैमिली है और हम कुछ ऐसा करें जो वहाँ से कनेक्टेड हो और लोग जाने कि यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। तो कई सारे प्रोडक्शंस भी हमने यहाँ किए, बहुत सारे लखनऊ के आर्टिस्ट को काम दिए। मेरा अपना स्टूडियो सेटअप था जिसमें मैं शूट्स भी करता था, फैशन शूट्स, इंडस्ट्रियल शूट्स मैं खुद भी करता था। तो हमारे जो साथी मुंबई गए थे उन्होंने मुझे हेल्प किया, उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और एक स्थिति ऐसे आ गई थी कि बहुत सारे आर्टिस्ट, मॉडल्स ऐसे थे जो बॉम्बे से फ़्लाइट से आते थे, मुझसे शूट कराते थे यहाँ पे मेरे सेटअप में, और वो पिक्चर्स लेकर के जाते थे और उन्हीं पिक्चर्स के बेसिस पे उनके ऑडिशंस क्लियर हो जाते थे। क्या बात है। तो ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि वो नाम इस तरीके से फैल गया वहाँ पे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, और काफ़ी अच्छा बढ़िया काम चलने लगा कि आप समझ लीजिए हफ्ते में एक आध शूट बॉम्बे के आर्टिस्ट के हो जाते थे। तो ये कनेक्टिविटी धीमे धीमे बढ़ती गई और 20-25 साल इन चीज़ों करते करते 20-25 साल बाद जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं मुंबई में अकेला हूं, क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क हमने यहाँ से बैठ के बना दिया था, सेट कर दिया था। तो इस तरीके से कनेक्ट हुआ और फिर सारी चीज़ें, और कुछ कोविड के बाद से चीज़ें ऐसी हुई कि बहुत सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई हैं, काम इस तरीके से होने लगा है और हमारा फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन और सारा सब कुछ चालू हो गया था। तो हमने भी नए फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया और उस ढंग से काम कर रहे हैं। और बट थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए कि जैसे ही आपने बॉम्बे में कनेक्ट करना शुरू किया, और आई मीन एवरीवन फेस द प्रॉब्लम, बट इन योर केस आप वहाँ बॉम्बे पहुँचे, अपना काम शुरू किया, एंड कोविड के 3 साल तो ऐसे निकल गए, देन यू हैव टू कम बैक। हाँ, दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन देखिए जैसे किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं पर भी आप काम करते हैं तो कुछ अपने लोग होते हैं जो साथ देते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं जो परायापन दिखाते हैं, या उन्हें कहीं अगर सेम फील्ड कहते हैं तो होते हैं तो जेलस भी होते हैं कि साहब ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोग भी मिले, लेकिन मैंने कहा ये हमारे लिए एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो उन सब अनुभवों से करके अपने जो सपोर्टिव लोग थे उनसे सपोर्ट ले करके और फिर हम आगे बढ़ते रहे, और उस चीज़ को मैंने कभी अपने को निराश नहीं होने दिया, संघर्ष करते रहे और फिर कनेक्टिविटी बढ़ती रही। और मैं काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, और उसी का ये कह लीजिए नतीजा है या आउटकम है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। इस तरीके से हम अक्रॉस इंडिया काम करते हैं, बट यूपी अपना शहर, अपना स्टेट है, तो यहाँ पे ज़्यादा
हमारा कंसंट्रेशन रहता है डेफिनेटली वहाँ, यहाँ पे पकड़ भी हमारी ज़्यादा अच्छा है। जैसा आपने बोला कि मीडिया की बात है, तो मीडिया से, सारे मीडिया से मैं कनेक्टेड हूँ और सब लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं और यही मेरी कमाई है। हाँ, मैंने एक चीज़ सुना कि आपने इस बीच में एक एकेडमी भी चलाई थी। जी, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि व्हाट वाज दैट। देखिए जिस समय आप एकेडमी की बात कर रहे हैं तो पर्पल मीडिया एकेडमी सेम इसी तरीके से नाम था उसका। और बहुत सारा फैशन रिलेटेड और जितना ये इंडस्ट्री है यहाँ पर कोई बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं होता था लखनऊ में, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म्स इस तरीके के नहीं थे और कोई बताने वाला नहीं था। और मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मेरे पास जो मुंबई से कनेक्ट्स थे या यहाँ पे लोकल में कनेक्ट्स थे इस फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे लोग मुझे सपोर्ट करने को तैयार थे। तो एक एकेडमी खोली गई, जस्ट दिमाग में यही था सबकी हेल्प करनी है। अब एकेडमी रन करनी है तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसेस होंगे, नॉमिनल एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने उसको शुरू किया और बहुत अच्छे लोग मिले। और जो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाए लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छे इंसान बन गए, आप समझिए 150 लोग तो अभी भी मेरे से कनेक्टेड हैं और थैंकफुल हैं। वो मुझे फ़ोन करके थैंक यू करते हैं, किसी परेशानी में होते हैं तो आज भी फ़ोन करते हैं या मिलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन ले करके जाते हैं। तो वो एकेडमी में हम लोग सारा फैशन, एक्टिंग, आर्जिंग, ये सारा सब कुछ हम लोग प्रॉपर शेड्यूल के साथ में हमने उसमें चालू किया था और उससे बहुत सारे आउटकम निकले, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप कह लीजिए, बहुत सारे बच्चे निकले जो अलग अलग फील्ड में इस समय इस्टेब्लिश्ड हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड थे, तो सबसे पहले काम हमारा होता था पर्सनालिटी के ऊपर। तो 2-3 दिन ऐसा करते, कई बार होते थे पेरेंट्स को डाउट होता था कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बेवकूफ़ बना रहे एक्टिंग के नाम पे ऐसा करके। तो मैं ये बोलता था कि आप 2-3 दिन छोड़ दीजिए, आप उसको हमारे पास फ़ी मत पे करिए, फॉर्म मत भरिए, 2-3 दिन बाद आपको लगे तो आप उसे आगे भेजिएगा। तो 3 दिन हम उसके दिमाग पे काम करते थे। उसके जो चीज़ों को लेके मिथ्स थे या गलत फहमियाँ थी उसको हम दूर करते थे। फिर पेरेंट्स भी समझते थे ऐसा क्या, बहुत अच्छे फीडबैक्स रहे उसमें और करीब 5-6 साल वो एकेडमी चली। फिर मेरा मुंबई का वो ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा ऐसा रहा, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था कि हाँ तकरीबन 200-250 लोगों को मैं ट्रेन करूँगा इस तरीके से। तो उससे ज़्यादा ही लोग। कोई ऐसा केस इस बीच में आपको आया जिसमें आपको लगा कि हाँ ये एकेडमी खोलना या आपका इतने एफर्ट्स डालना सक्सेसफुल हो गया? देखिए कहीं पर भी ये नहीं हो सकता है कि 100% जो रिज़ल्ट है या जो आउटकम है वो उसी जगह पे हम अचीव कर लें जो हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा हम सोच लेके चले हैं। तो अगर जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं, हम पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पे बहुत काम करते थे बच्चों के। तो उसमें होता ये था कि जिनका जो अंदर का फ्लेयर होता था या जो उनका अंदर का एनर्जी होता था, इंटरेस्ट होता था, उसको समझना और उसको उस तरफ डाइवर्ट करना। कुछ लोग ऐसे आए जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जॉब कर रहे थे और कैसे करते थे, स्विच करते रहते थे, 2 महीने यहाँ किया, 3 महीना वहाँ किया और अपने से सेटिस्फाइड नहीं थे कि सर हम क्या करें। उसको, ऐसे लोगों को भी मैंने हैंडल किया, उनको एक स्टेबिलिटी के उस पर सोचने का नज़रिया दिया और साल भर बाद वो मिला तो कहता है मैं 3 कंपनी में एक साथ जॉब कर रहा हूँ। क्या बात है, कैसे मैनेज करते हो भाई? सुबह दोपहर शाम सेल्स की जॉब है। हाँ, सुबह लखनऊ में किया, दिन में बाराबंकी चले गए, दूसरी कंपनी का काम किया, लौट के आए, तीसरी मार्केट में काम कर लिया। तो मैंने कहा अब इतना भी मत करो, सिस्टमेटिक करो, गलत मत करो। तो फिर समझाया, अभी वो एक कंपनी में, कॉरपोरेट में बहुत सीनियर पोजीशन में है। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक और बच्चा था जिसके, जो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव था, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था वो कुछ टेक्निकल साइड में पढ़ना चाहता था। उसके फादर इंजीनियर थे, लेकिन उसके अंदर कहीं यह था कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। वो मेरे पास लाया गया और उसके फादर रोज़ उसको छोड़ने आते थे इंद्रनगर से हज़रतगंज और फिर लेने आते थे। तो मैंने कहा कि कल से आप नहीं आएंगे,
इसको अपने आप आने दो। वहाँ से मैंने चेंज शुरू किया, कॉन्फिडेंस डेवलप करना। 3 दिन बाद वो बच्चा अपने आप आने लगा। और फिर उसके बाद फादर और मदर उसके आए, उन्होंने बोला कि घर में भी बहुत चेंजेस हो गए इसके बिहेवियर में, कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, अब ये घर से बाहर निकलता है। हमने कहा इसलिए कि आप निकलने देते हैं उसे, पहले आप निकलने नहीं देते थे, एक बच्चा मान करके उसको बिल्कुल ओवर प्रोटेक्टिव करके रखता था। आज वो जो बंदा है वो 2 न्यूज़पेपर्स में एडिटर है। हाँ, उत्तराखंड में। क्या बात है। हाँ, नाम बताइए ना। नाम बता दूंगा आपको। ये इंटरव्यू के बाद बता दूंगा Sure. आपको, शायद पता नहीं अब लोगों को I know. पसंद आता है नहीं आता है, वो चीज़ होती है। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा मुझे कि इसी तरीके से एक लड़का आया बहराइच से, उसको कोई ले के आया कि तुम एक्टिंग सीखो, और वो पहलवान टाइप का एकदम, उसका नाम बता सकता हूँ, आशीष। तो उनके घर में भी पहलवानी वगैरह होती थी उस तरीके से, और बहुत ही सीमित दायरे में रखा जाता था। तो जब इंस्टीट्यूट में आया तो अगर कोई लड़की बगल में बैठी है क्लास में तो बिल्कुल सीधे ऐसे बैठता था और यूँ दाएं बाएं कुछ नहीं करना। उसने, हमारा 1 महीने का लगभग कोर्स होता था, 15 दिन उसने क्लासेस करी और वो गायब हो गया। हम लोग ढूंढते रहे कहाँ गया, मोबाइल फ़ोन चलते थे लेकिन कम यूज़ होते थे। फिर वो करीब 3-4 महीने बाद आया और मेरे सामने 5,000 रुपये कैश और एक अवार्ड रखा है ऐसा। मैंने कहा ये क्या है? कहते सर मैंने एक्टिंग में अवार्ड जीता है। क्या बात है, कहाँ पे, क्या, कैसे हुआ? वो कहीं फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था तो उसने अपने को पार्टिसिपेट कराया और फिर वहाँ से जीत के आया। मैंने कहा अगर 15, कहते हमने कहा कैसे जीते? तो कहते जो 15 दिन आपने सिखाया उसी में। तो मैंने कहा अगर 1 महीने कर लेते तो क्या दिक्कत थी? फिर उस बच्चे ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, फिल्में बनाई, गाने बनाए, और अभी अच्छा खासा प्रोड्यूसर भी है, जॉब भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये सब जो है ये अचीवमेंट्स हैं। इसी तरीके से शोभित सिन्हा, वो मैंने उनको, वो भी मेरे गाइडेंस में रहे, हमारे परिवार से ही रिलेटेड थे। वो एक बार बॉम्बे गया, फिर वहाँ से वापस आ गया। फिर मैंने उसको डांट करके भैया, मैंने कहा कि आप कुएं के मेंढक रह जाओगे, लिटरली ऐसे ही बोला फ़ोन पे चिल्ला करके। मैंने कहा वापस बॉम्बे जाओ, काम करो। उसने भी मास कम किया था यहाँ से, लखनऊ से। फिर उसको राइटिंग में इंटरेस्ट हुआ। फिर देखिए हर आदमी का अपना एक जज्बा होता है। फिर उसने कनेक्ट करना शुरू किया कि मेरी ज़िंदगी यही है। और आज शोभित सिन्हा राइटिंग में और कॉमेडी राइटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, मतलब इस बात का मुझे बहुत फ़ख्र है। उन्होंने अपनी एक कंपनी बना दी, राइटर्स की कंपनी, जिसमें बहुत सारे राइटर्स काम करते हैं, जो इंडिया में पहली बार है, साहित्यिक प्रोडक्शंस के नाम से। इसी तरीके से उनके बड़े भाई मोहित सिन्हा, वो भी एक्टर बनना चाहते थे। वो तो जब 12th वगैरह पास किया तो मेरे पास आए कि अंकल ऐसा करना चाहते हैं। मैंने कहा पहले तुम सीखो, उस लायक बनो वहाँ की दुनिया में। तो मैंने उसको इनफॉर्मल ऐसे ही बुला करके बताता रहता था, बैठे मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसको बताता रहता था। फिर एक दिन मैंने कहा अब तुम जा सकते हो। फिर मैंने पुश किया उनको, बॉम्बे पुश किया, किसी तरीके से सेटल करवाया। और आज की तारीख में मोहित सिन्हा वॉइस ओवर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। जितनी आप मूवीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रोफाइल में, आपको आश्चर्य होगा कि वो बड़ी बड़ी मूवीज़ वॉइस ओवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए 2-4, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, उनकी बाद में है मेरी पहले। एब्सोल्युटली, यू कार्व्ड देम एक्चुअली। और आज की तारीख में भी ये लोग सारे जिनके नाम लिए मेरे से कनेक्टेड हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो मुझे अपडेट करते हैं। तो फील प्राउड, वेरी नाइस। दैट्स द कंट्रीब्यूशन यू डन टू द सोसाइटी। सो अभी क्या चल रहा है आनंद भाई? अभी तो देखिए एक प्रोजेक्ट मैं लेके आने वाला हूँ, एक फिल्म का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि लखनऊ और यूपी के लोग ही काम करें। और उसको प्रमोट करने के लिए हमारे मुंबई के काफ़ी लोग हैं जो प्रमोटर्स हैं, आप कह लीजिए, वो कंसेंट अपना दिए हैं। जिस तरीके का मैंने कॉन्सेप्ट और स्टोरी बताया है, तो अभी उस पर ही काम चल रहा है। वो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो फ्लोर पे हम ले आएंगे। मेरा क्रू देख रहा है, इनको भी भैया ब्रेक अब
तो हम सब एक टीम है, बिल्कुल काम करेंगे। थोड़ा रूरल एरिया की कहानी है, लोकेशन रेकी वगैरह हो गया है, सारा सब कुछ तैयार है, आर्टिस्ट का वो चल रहा है, तो ये नया प्रोजेक्ट है। आनंद भाई, आपने लोगों के सपने पूरे किए, लोगों को रास्ता दिखाया, जज्बा दिया जीने का, उनको एक्सप्लोर करने का। आनंद भाई का खुद का सपना क्या हुआ? आनंद भाई खुद एक आर्टिस्ट आदमी अंदर से। मैंने देखा है आपने काफ़ी सारी सीरियल्स में, मूवीज़ में रोल जी, किए हैं, जी। वो सब कैसे हो गया? मैंने बोला ना, कलाकार छुपा हुआ है, हाँ। तो मैं दूसरों को सिखाता भी था। उसी बीच में मैंने कहा चलो मैं भी कुछ मौके आए तो मैंने कर लिया, जबकि अपनी बनाई हुई प्रोड्यूस करी है फिल्म लेट्स टॉक ना, जो मैंने आपको शेयर भी आपने करी शेयर थी, की। उसमें मैंने खुद काम नहीं किया। हाँ। रोल था करने के लिए लेकिन नहीं किया। लेकिन और दूसरे प्रोडक्शंस में हमने किया जिसके साथ में हम काम कर रहे थे। तो कहीं महाराजा का रोल किया, कहीं शरीफ का रोल किया। अभी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली भी है H2O, बेस्ड ऑन वाटर क्राइसिस, कि आज से 50 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है। और वो पूरा हम लोगों ने एकदम हॉलीवुड पैटर्न पे शूट किया हुआ है। उसके अच्छा, शूटिंग इज डन? हाँ, शूटिंग हो गया, पोस्ट में है वो, और बहुत जल्दी वो रिलीज़ करेंगे। तो ये सब सपने ही हैं जो मैंने अभी आपको बताया नए प्रोजेक्ट के बारे में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम अभी करने को बचा हुआ है, अभी सपने पूरे नहीं हुए। हाँ, छोटे छोटे सपने अचीव करते हुए बढ़ रहा हूँ आगे, और किसी दिन वो सब मिलके एक बहुत बड़ा सपना साकार अचीव हो जाएगा, साकार हो जाएगा। और बेस्ट ये विशेस सोचना विद है। यू। Thank you. आपकी जो हॉबीज़ हैं और क्या क्या हैं? हॉबीज़ मेरी फोटोग्राफी भी हॉबी ही थी। भैया वो सिंगिंग का क्या हो गया? मैंने आपने गाना वाना बहुत सारी पोस्ट आपकी हमने देखी है। आज की तारीख में जो खाली टाइम होता है वो संगीत में जाता है। नाइस। घर पे ही सारा सेटअप सब कुछ है। आपकी शादी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, हमें पता है। कभी हमने इसके बारे में बात नहीं की, बट हमको पता शादी है। इंटरेस्टिंग तो जब होती है तब होता है। अब तो 28 साल बीत गए। ये इंटरेस्ट जो है खाली बैंक में बढ़ता है। बैंक में बढ़ता है। नहीं, शादी बहुत अच्छी रही, और तमाम तरीके के दिक्कतें भी आई, लेकिन अल्टीमेटली शादी हुई और सब अच्छे हैं। बच्चे, 2 बेटियां हैं मेरी जो कि मीडिया फील्ड में ही है, दोनों काम कर रहे हैं। तो ये यही मेरी कमाई है, यही मेरे ड्रीम्स का अचीवमेंट है। आनंद भाई, आप लखनऊ के वासियों के लिए, क्योंकि आप लखनऊ से बिलोंग करते हो, मैं पूरी यूपी की बात नहीं करूँगा, और आने वाली यंग जनरेशन को, ये 2 सवाल अलग अलग हैं, अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज बोलूँ तो देखिए, आजकल बच्चे बहुत सारा काम और लोग कर रहे हैं, बट बाकी मेरा मैसेज ये है कि जो कुछ भी करें फोकस्ड होके करें। सबसे पहली चीज़, संघर्ष या स्ट्रगल हो तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। किसी को कम संघर्ष करना है, किसी को ज़्यादा संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष करना ही पड़ेगा। सक्सेस अगर पानी है तो संघर्ष से आपको निकलना पड़ेगा, और किसी चीज़ की निरंतरता या कॉन्टिन्यूटी, आप कोई एफर्ट कर रहे हैं किसी तरफ, तो उसमें हार नहीं माननी है। ये सक्सेस का मूल मंत्र है। तो मैं सभी लोगों को जो इस शो को आपके देख रहे हैं, और उनसे यही कहना चाहता हूँ कि लगे रहो। मुन्ना भाई। थैंक यू आनंद भाई फॉर टॉकिंग टू अस। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। आपकी जो लाइफ जीने का नज़रिया, और आपके जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट किया, आपने अपनी लाइफ जी ही, लेकिन दूसरों की लाइफ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके बारे में इतना नहीं पता था, मैं जानता था लेकिन इतना नहीं जानता था जितना आज आपसे बात करके पता चला। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बना दी, लोगों के ड्रीम्स को आपने उनको जीने का मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक you so much for coming and sparing your time with us. We hope you enjoyed hearing Anand's success story in his own voice. During our conversation, it was evident that Anand is a person who never gives up and remains focused on his goals. His nature of supporting people is phenomenal. His determination has led him to become a successful philanthropist. His commitment
to give back to the society through his mentorship is truly encourages. For more success story, please like, share and subscribe to Hemant Mishra Show. Your support helps us to bring more inspiring stories like this. God bless everyone.